नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा के इस नए एपिसोड में। और जिसमें हम बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश में पशुपालन और डेयरी उद्योग पे। पीछे हम कुल मिलाकर के 5 वीडियोज ला चुके हैं। पहला वीडियो उत्तर प्रदेश के भौतिक संसाधन, दूसरा उत्तर प्रदेश की जलवायु, तीसरे वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस सेट किया जो कि उत्तर प्रदेश के भौतिक संसाधनों और जलवायु पे आधारित था। चौथे वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में जाना। पांचवें में उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में जाना। कृषि में खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, पुष्प यानी फ्लावर, फूल के उत्पादन के बारे में, औषधीय फसलों के उत्पादन के बारे में, नगदी फसलों के उत्पादन के बारे में बहुत सारी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम पशुपालन और डेयरी उद्योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा जो है बहुत लंबी नहीं रहेगी, लेकिन जितना महत्वपूर्ण है डेयरी उद्योग के बारे में जानने के लिए उतना पर्याप्त इस क्लास में आपको मिल जाएगा। पशुधन के मामले में, दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है। हालांकि क्वांटिटी के मामले में आगे है, लेकिन क्वालिटी के मामले में हरियाणा हमसे कहीं आगे है। वह कम पशुधन के साथ प्रति पशुधन अधिक उत्पादन करता है। अर्थात इस वीडियो में हम यह समझने का भी प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश को अभी पशुधन के मामले में किस हद तक डेवलपमेंट करने की, विकास करने की आवश्यकता है। हम कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, इस वीडियो में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग जो भी जुड़े हैं उन सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि अच्छी चीज है, जहां तक पहुंच जाए बेहतर है। नहीं भी पहुंचे, मन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं बहुत कमेंट और उन सारी चीजों की बात नहीं करता। इतना हमेशा कहता हूं कि जब भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न बने तो उस प्रश्न को मारिएगा नहीं, ठीक है? उस प्रश्न को मारिएगा नहीं। जब भी कोई दिमाग में प्रश्न बनता है तो प्रश्न कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला है। बाकी आप नाइस सर जी लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर जी इस मामले में आत्मनिर्भर है। उन्होंने मान लिया है कि सर जी इज ऑलवेज नाइस। ठीक है, तो सर जी तो नाइस है, अपना देखिए। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सवाल बने तो जरूर लिखिए, कोई सुझाव हो तो जरूर लिखिए, इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, कमेंट लाइक का कोई खास खेल है नहीं, अपना इतना बहुत है। खैर, हम पशुपालन और दुग्ध विकास की बात करेंगे। एक एक करके इन फैक्ट्स को देखते हैं। जहां समझाने की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत में पहली बार 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी। यानी पशुपालन का भी एक विभाग होना चाहिए, ये बात हमने आजादी से पहले ही जान ली थी और 1944 में ही पशुपालन विभाग की स्थापना कर ली थी, जबकि हमारा देश उस समय आजाद भी नहीं हुआ था। ठीक, दूसरा है कि वर्तमान में यह जो विभाग है वह जो उस समय शुरू हुआ था पशुपालन विभाग, यह विभाग कृषि एवं पशुपालन विभाग के रूप में संयुक्त रूप से आजकल कार्यरत है। यानी कृषि और पशुपालन एक ही विभाग है, कृषि का अलग और पशुपालन का अलग विभाग नहीं है। अब जो तथ्य आ रहे हैं वह तथ्य आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तथ्य है कि कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। महत्वपूर्ण, कुल पशुधन, इस मामले को समझ लो। ये है क्या? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऐसा करके टोटल पशुधन की जब गिनती होती है तो उस गिनती में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है कुल पशुधन की गिनती में, अलग अलग नहीं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब इकट्ठा मिला करके सबसे ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश में है। गाय में उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर है, भैंस के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम है और बकरी के मामले में तृतीय है। तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण, भैंस, गाय और बकरी है, और इसको इसी क्रम में याद रखो। भैंस, गाय और बकरी, भैंस में पहला नंबर, गाय में दूसरा नंबर और बकरी के मामले में तीसरा नंबर, और तीनों को अगर इकट्ठा कर दें तो उत्तर प्रदेश का पहला नंबर। ये पशुधन का खेल हो गया। ठीक, मधु उत्पादन में प्रथम है, यानी मधुमक्खी पालन में, शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है। कुल मिलाकर के अगर गाय और बकरी अलग अलग कर देते हैं तो गाय के मामले में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है,
और बकरी के मामले में तीसरे नंबर पे है, भैंस के मामले में पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा पशुधन के मामले में पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा दूध उत्पादित करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, प्रथम नंबर पे। वर्ष 2022 में दुग्ध प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने के लिए डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 लाई गई, जो अग्रिम 5 वर्षों के लिए लागू की गई। यानी इस समय दुग्ध उत्पादन की जो नीति है वो कौन सी चल रही है, तो 2022 चल रही है, जो कि 5 वर्षों के लिए लाई गई है और ये 2027 तक चलती रहेगी। ठीक। अब पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा पशु टीकों का उत्पादन किया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। पशुओं को विभिन्न प्रकार के वैक्सीन लगते रहते हैं, वैक्सीनेशन होता रहता है। उन वैक्सीन का निर्माण पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ के द्वारा किया जाता है और केंद्र के सहयोग से झांसी के भरारी में एक पशु चारा बैंक स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, झांसी के भरारी में। और अगर एक बात याद रखना चाहते हैं आप, तो ये याद रख सकते हैं कि भाई उसमें सहयोग जो है वो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र का भी है। कुछ और फैक्ट्स हैं, उनको देख लें। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 गोवंशीय पशुओं की को वध से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये उत्तर प्रदेश में 1955 में एक नियम आया था, एक अधिनियम आया था, जिसमें कहा गया था कि गोवंश से संबंधित जो भी पशु हैं उनकी हत्या नहीं की जाएगी, उन्हें संरक्षित किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। ये 1955 से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध उपलब्धता 450 ग्राम है, जो कि बहुत अच्छी है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में उत्तर प्रदेश में जितना दुग्ध उत्पादन होता है, उस दुग्ध उत्पादन को जनसंख्या के आधार पर अगर बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 450 ग्राम दूध रोजाना मिलेगा। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जो कि बहुत अच्छी है, खराब नहीं। 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक। 2023 में नंदिनी कृषि समृद्धि योजना लागू की गई, जिसमें डेयरी खोलने के लिए पशुपालकों और कृषकों को 25 गायें उपलब्ध कराई जाती है। महत्वपूर्ण बात, 2023 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आई पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। उस योजना का नाम था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। होता क्या है, इसमें धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है किसी कृषक को डेयरी खोलने के लिए कि वह 25 गायें खरीद ले। 25 गायें खरीदने के लिए एक धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर है और राजस्थान पहले स्थान पर। प्रदेश में 2 राजकीय भेड़ प्रजनन केंद्र है और 8 राजकीय सूकर प्रजनन केंद्र है। भेड़ों के लिए भी प्रजनन केंद्र है और सूअरों के लिए भी प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में है। अब थोड़ी सी स्पेशल बात हम दूध वाले मामले पर कर लेते हैं। दुग्ध विकास, दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1907 में एक डेयरी की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, याद कर लो। कटरा सहकारी दुग्ध समिति, और कटरा कहाँ है, इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। ठीक है, दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले डेयरी बहुत पहले स्थापित हो गई थी। कब, 1907 में। स्क्रीनशॉट अपने साथ साथ में भैया लेते चलना। ठीक है, 1907 में एक डेयरी स्थापित की गई थी, उसका नाम था कटरा सहकारी दुग्ध समिति, और कहाँ थी, प्रयागराज में। और यह देश की पहली सहकारी दुग्ध समिति थी। सहकारी आधार पर पहली बार दुग्ध समिति की स्थापना हुई। 1938 में प्रथम दुग्ध संघ बना लखनऊ में। ठीक है, 1962 में एक सलाहकारी संस्थान बना, प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन लखनऊ में। 1976 में दुग्ध विकास परिषद और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई। ये तो इतिहास की बात होगी कि दूध का इतिहास 1907 से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। देश की पहली सहकारी दुग्ध समिति उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में साहिवाल नस्ल की गाय सर्वाधिक दूध देती है। इसे रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आप समझिए, ब्लैक गोल्ड, काला सोना। फिर उसके बाद व्हाइट गोल्ड, आपने कपास के बारे में पढ़ा था। अभी ये आप पढ़ रहे हैं रेड गोल्ड। रेड गोल्ड किसको कहा जाता है, साहिवाल नस्ल को। साहिवाल नस्ल की जो गाय होती हैं उसको रेड गोल्ड कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में इसी नस्ल की गायें सबसे ज्यादा दूध देती हैं। ठीक, रेंडरपेस्ट एक बीमारी होती थी जिसको हम बोलते हैं अपने गाँव के हिसाब से पोंकनी रोग बोलते थे। ठीक है, पोंकनी रोग, पोंकनी रोग। ठीक,
लूज मोशन हो जाता था जानवरों को, पोंकनी रोग उसको बोलते थे। इस बीमारी से प्रदेश जो है मुक्त हो चुका है। इस बीमारी का उन्मूलन किया जा चुका है। ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण कब 1970-71, 81 से 85 और 1985 से 96 में चलाए गए ऑपरेशन फ्लड। और केवल प्रश्न इतना बनता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो भाई ऑपरेशन फ्लड जो है वो बाढ़ से संबंधित नहीं है, बल्कि दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है उसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, इतनी बात याद रखेंगे। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं दुग्ध विकास से संबंधित, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र जो है वह कहाँ लगा हुआ है, मथुरा में, और स्थापित किया जा रहा है अभी। और प्रदेश के एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र की स्थापना कन्नौज में हुई है। गौ दुग्ध यानी ये गायों के दूध के लिए स्पेशली होगा, कहाँ, कन्नौज में, गौ दुग्ध संयंत्र। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये 6 जून 2023 को प्रारंभ हुई। गोपालक योजना भी 2023 में प्रारंभ हुई। इसमें क्या है, 5 पशु अगर किसी व्यक्ति के पास हैं तो उसे 9 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, और वह लोन बहुत कम कीमत पर होगा। योजना का नाम है गोपालक योजना। फिर है गोकुल पुरस्कार योजना। ये गोकुल पुरस्कार योजना जो है यह प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए इसको किया गया। दुग्ध उत्पादकों के बीच में कंपटीशन बढ़े तो हम एक पुरस्कार देंगे, और उस पुरस्कार को लेने के चक्कर में लोग बेहतरीन काम करेंगे। तो इतनी बातें कुल मिलाकर के आपको दुग्ध उत्पादन के संबंध में याद रखनी है। अब दुग्ध उत्पादन का मतलब, जब आप पशुपालन की बात कर रहे हैं तो वहां केवल दुग्ध उत्पादन गाय भैंस भेड़ बकरी का ही पालन नहीं है, और भी बहुत सारे पालन है। इसी के सहायक के रूप में होते हैं, मछली का पालन हो सकता है, कुक्कुट यानी मुर्गी पालन हो सकता है, तो इस तरह मधुमक्खी पालन हो सकता है। इस तरह के पालन भी उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। अब कुक्कुट पालन से संबंधित 2-3 बातें आपको मेनली याद रखनी है, उनको देख लीजिए क्या क्या 2-3 बातें आपको कुक्कुट पालन से याद रखनी है। पहला तो ये कि 1970 में बरेली के इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण बात है कि बरेली के इज्जत नगर में एक संस्थान है जिसका नाम है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो ये स्थापना कब हुई थी, 1970 में। एक तो महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो गया। दूसरा, 2022 में प्रदेश में नई कुक्कुट विकास नीति आई। अंडा उत्पादन में प्रदेश का 8वां स्थान है, जबकि आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, इतनी बातें यहां से याद रखनी है। फिर बात आती है मत्स्य पालन की। ठीक, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, और कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन बहुत हद तक एक साथ चलता है। ऊपर जो है मछली के लिए, मुर्गी के लिए एक बड़ा बना दिया जाता है, और उसके ठीक नीचे तालाब खोद दिया जाता है, तो इससे दोनों का पालन एक साथ साथ चलता रहता है। तो ऐसा प्रोजेक्ट अपने यहाँ चलता है। मत्स्य पालन, मत्स्य विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1966 में हुई थी। मछुआरा दुर्घटना बीमा 1985-86 से शुरू है। अगर किसी मछुआरे की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को, आश्रितों को 1 लाख रुपए मिलता है, और अगर वो अपंग हो जाता है तो 50,000 रुपए की सहायता सरकार की तरफ से मिलती है। इस योजना का नाम है मछुआरा दुर्घटना बीमा। नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड द्वारा केंद्र व राज्य की आधी आधी हिस्सेदारी से आवासों का निर्माण भी करवाया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ याद रखो कि मछुआरों के जो घर बनते हैं वो केंद्र राज्य दोनों सरकारें 50-50% पैसा देती हैं, और उनका घर बनता है। योजना का नाम है नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड। ठीक, 2015 में इसे कृषि का दर्जा मिल गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब मिला, 2015 में, और 2022 से 27 के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक आई हुई है, जिसमें जो ग्रामीण तालाब हैं, जो ग्राम सभा के तालाब हैं, उनको लीज पर दिया जाता है बहुत कम पैसे में, नॉमिनल फीस पे, और लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे उन तालाबों में मत्स्य पालन करें। इसके लिए जो जिला स्तरीय कृषि इकाइयां होती हैं वह लोगों को बीज उपलब्ध करवाती हैं। बीज उपलब्ध करवाने का मतलब मछली के जो बच्चे होते हैं छोटे, अलग अलग प्रजातियों के, वह उपलब्ध करवाती हैं। उनका भोजन, दाना, पानी, खाद, जो भी दवा होती है, वो सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं। और ये योजना बहुत तेजी के साथ इस समय चल रही है और बड़ी प्रभावी योजना है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2022 से 2027 के लिए।
एक और पालन प्रदेश में किया जाता है मधुमक्खी, और इस पालन में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है। ये एक सहायक कुटीर उद्योग है। इसमें मोम, प्रोपालिस, शहद और रॉयल जेली जैसी चीजों का उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक शहद उत्पादित करने वाला राज्य है, यानी शहद उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, पहला नंबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में अगर कुछ है तो इस समय पशुपालन से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके विषय में अगर आप थोड़ा जान लेते हैं तो आपके लिए ये मटेरियल पर्याप्त हो जाता है, काम भर को आपके लिए ये मटेरियल हो जाता है। तो उनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। कृषि नीति, योजनाएं एवं कार्यक्रम। कृषि नीति, योजनाएं और कार्यक्रम। पहला कृषि निर्यात नीति है। 2019-2024 तक 2 गुना करने का लक्ष्य दिया गया था कि निर्यात को हम 2 गुना कर देंगे, 2x कर देंगे। ये हुआ था लेकिन हो नहीं पाया। कृषि पार्क स्थापित करने की योजना है। उत्पादों का सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद में स्थापित। कृषि चिंतन, ये एक मासिक बुलेटिन आता है, पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका है जिसका नाम है कृषि चिंतन, इतना ही याद रखना है। एक योजना चलाई गई थी, किसान मित्र योजना, 2001 में शुरू की गई थी। इसमें यदि कोई बच्चा कृषि स्नातक होता था या उसने इंटरमीडिएट किया होता था तो गांव में उसको किसान मित्र बनाया जाता था। उसका काम ये होता था कि वह किसानों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी देता था। चूंकि वह कृषि स्नातक या कृषि से इंटरमीडिएट होता था तो उसे कृषि की वैज्ञानिक समझ होती थी, तो वह लोगों को वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने के लिए प्रेरित भी करता था। ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र, वैसे ही किसान मित्र। ठीक 2001। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, 2017 से बीहड़, बंजर और जल भराव वाली जमीनों में सुधार करने की एक योजना बनाई गई थी। उसको नाम दिया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ये काहे के लिए थी? ऊसर सुधार की योजना है, बस इतना याद रखो, काहे की ऊसर सुधार की योजना थी, 2017 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना अर्थात डास्प। अब ये उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी कि डास्प क्या है, इसको ऐसे समझ लो, ये विश्व बैंक के द्वारा सहयोग से संचालित है और कम जल वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए, कि पानी की कम खपत हो, इसके लिए विश्व बैंक पैसा देती है। ऐसी योजनाएं, तकनीकी ये योजना लाती है जिससे कि कम खपत वाली फसलें की जाए, पानी कम लगे फिर भी उपज, उत्पादन बढ़िया मिले और किसानों को लाभ हो सके। ऐसी योजनाएं लाने के लिए है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डास्प को वित्तीय सहायता कौन देता है, तो डास्प को वित्तीय सहायता देने का काम है विश्व बैंक का। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। ठीक है, आगे देखिए। किसान सम्मान निधि आजकल चल रही, खाते में पैसा आता है डीबीटी के थ्रू, और मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कृषि में भी डीबीटी लागू किया है। किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर से इसका शुभारंभ हुआ था। 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसान इसमें शामिल हैं और सर्वाधिक लाभान्वित किसान उत्तर प्रदेश में ही। महत्वपूर्ण बात क्या है, किसानों के खाते में पैसा आता है और इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, 24 फरवरी के दिन गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे किसानों को यह पैसा दिया जाता है। ठीक है। कुसुम योजना है, ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 में शुरू हुआ। शुष्क भूमि पर सोलर पंप लगाने की योजना। ऐसी जगह, कुसुम योजना का मतलब है ऐसी जगह है जहां पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, सूखे वाली जगह है, वहां पे सोलर पंप लगाने की व्यवस्था सरकार इसमें पैसा देती है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गौ संरक्षण एवं प्राकृतिक खेती के लिए ये शुरू किया गया। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हालांकि ज्यादातर महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर प्रॉपर लागू नहीं हो पाती। महत्वाकांक्षी क्या है, जो बड़ी समस्याएं हैं उन बड़ी समस्याओं का निवारण इस योजना से हो सकता है। समझिए, आज के उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर, और उन छुट्टा जानवरों में है कौन? ज्यादातर है गोवंशीय जानवर। गोवंशीय जानवरों का मतलब गाय, सांड, बैल, बछड़े, ये सब हैं बहुत ज्यादा, खेती का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाई थी ये, लेकिन ये प्रॉपर
जमीन पे धरातल पे नहीं आ पाई। ये जानवर इकट्ठे एक जगह रखे जाएं, वहां पे जो कार्बनिक मैन्योर है वो बनाने की व्यवस्था की जाए। उनका जो गोबर इकट्ठा होता है उस गोबर से खाद बनाई जाए, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट। उस बर्मी कंपोस्ट को किसानों को बेचा जाए या कम दर पे बेचा जाए और वहां से जो पैसा मिले उससे खिलाया जाए। दो लाभ, एक तो वहां से किसानों को बेहतरीन खाद मिलेगी, दूसरा लाभ वो जानवर जो काटे जा रहे थे, इधर उधर मारे जाते हैं और किसानों की फसलें ही खराब करते हैं, तो वो बद से भी बचेंगे, मृत्यु मारे जाने से भी बचेंगे और किसानों को भी लाभ होगा कि उनकी फसल खराब भी नहीं होगी, ऊपर से कम दाम पे मैन्योर उन्हें खाद मिल रही है। वो वाली खाद उनके खेतों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि जो आप केमिकल खादें डालते हैं वो केमिकल खादें खेत के लिए भी तो नुकसानदायक हैं, वो खेत को धीरे धीरे करके बंजर बना रही हैं। लेकिन जब जैविक खाद पड़ेगी तो उससे जो फसल उगेगी उस फसल के रेट भी अच्छे होंगे, उनका उत्पादन भी बेहतरीन होगा। तो बहुत सारी चीजें इस योजना के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये योजना धरातल पे उतना बढ़िया काम नहीं कर पा रही है। अगर ये योजना बढ़िया काम करे तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही निपट जाएंगी। समझिए, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कृषकों को उचित मूल्य पर कृषि उपकरण, खाद, बीज, दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए है और इसके कुल 188 विक्रय केंद्र प्रदेश भर में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना है, 2017 से बीहड़, बंजर और जल भराव वाली जमीनों में सुधार की योजना, ये पिछले पेज में हम बता चुके थे। ठीक है, उसके बाद राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद बिचौलियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1973 में इसे स्थापित किया गया था। इसके तहत मुख्यमंत्री खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना 50,000 तक, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता 2 लाख तक, मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना, कृषक हेल्पलाइन, बखारी वितरण योजना आदि योजनाएं संचालित है। नोएडा में पुष्प नीलामी केंद्र और आधुनिक फल मंडी बनाई गई है। कृषक सेवा केंद्रों की स्थापना भी की गई है। स्वामित्व योजना है, 24 अप्रैल 2020 से प्रारंभ की गई थी और इसमें घरौनी बनाने का काम हुआ। जैसे खेतों के लिए खतौनी होती है, वैसे गाँव में तो उन घरों के लिए घरौनी बनाएगी। इससे लाभ ये होगा कि जब आपके पास आपके मकान का एक डॉक्यूमेंट होगा तो अगर आपको जरूरत पड़ती है वो घरौनी रख करके आप लोन उठा सकते हैं। जैसे खेत से केसीसी वाला लोन मिलता है, वैसे घरौनी से भी लोन मिल सकता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना 14 सितंबर 2019 से चालू, 5 लाख तक की सहायता अगर किसी किसान की आकस्मिक मृत्यु होती है तो मिलती है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ये कृषि संयंत्रों के क्रय हेतु दीर्घकालिक लोन देती है। दीर्घकालिक लोन का मतलब कि इसकी रिकवरी बहुत जल्दी नहीं की जाती है। तो कुल मिलाकर के इस छोटे से वीडियो में हमने बात की है उत्तर प्रदेश में पशुपालन की स्थिति के, और यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनते हैं, थोड़े से ही प्रश्न बनते हैं। उन थोड़े से प्रश्नों को बार बार 2-3 बार रिवाइज करना। बहुत छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्रृंखला से अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार इस श्रृंखला के वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, तो जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा प्रश्न बनने के चांसेस इसी टॉपिक से। और इस टॉपिक को अगर आप सही से देख लेंगे और से देख लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाद में क्या होता है कि दरअसल ये पशुपालन है, कृषि है, ऐसे टॉपिक्स को टीचर इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं। फिर परीक्षाओं में एक ऐसे 8 टॉपिक से 15 टॉपिक से एक प्रश्न आ जाता है। फिर बच्चा पूछता है ये सवाल आ कहाँ से रहे हैं, एग्जामिनर पूछ कहाँ से रहा, ये बड़ी समस्या होती है। तो अगर हम ऐसे प्रत्येक टॉपिक को एक बार सरसरी निगाह से देखते हुए चले जाएंगे, उसमें से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस बात को दिमाग में बैठा लेंगे, तो वो जो प्रश्न ढूंढे नहीं मिलते हैं कि ये कहाँ से आए थे, वो आपको मिल जाए। यही वो जगह है जहां से मिला। इसलिए मैं इस पूरी सीरीज को विधिवत कायदे से चला रहा हूं और उसको पूरा करूंगा। उत्तर प्रदेश के एक एक तक पहुंचना है, एक एक पॉइंट हमें क्लियर करना है, पढ़ना है, ताकि जो भी 6, 7, 8 प्रश्न यहां से आए वो किसी भी हालत में गलत तो होने ही नहीं चाहिए।
किसी भी हालत में गलत नहीं होनी चाहिए। आजकल वही एक और चीज चल रही है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या है? स्टैटिक जीके, अगर आपने जीएस को प्रॉपरली पढ़ा है, स्टैटिक जीके कोई अलग से हुआ आया है जिसके लिए परेशान? कुछ नहीं है। अगर आपने जीएस के पोर्शन को सही से पढ़ा है तो सवाल जो बनते हैं स्टैटिक जीके, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपने तथ्यात्मक सवाल का भी आप जवाब दे पाएंगे, और जो समझदारी वाले सवाल है उनका भी जवाब दे पाएंगे। तो असली मसला है सही से पढ़ने का, असली मसला है टॉपिक को प्रॉपरली क्लियर करने का। पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, बस यही चीजें गड़बड़ा जाती है। हम एक टॉपिक को पूरा पढ़ें और ये क्लियर करके पढ़ें कि आप पूछो कहाँ से पूछो। जब हमारा टॉपिक क्लियर है तो आप पूछिए कहाँ से पूछें। तो हम टॉपिक नहीं क्लियर करते, हम प्रश्न क्लियर करना चाहते हैं, जबकि प्रश्न की कोई जरूरत नहीं। और आजकल तो ये है इतना घुमा फिरा कि आता हुआ प्रश्न गलत हो जाए। तो जब तक आप समझ नहीं डेवलप करेंगे, जब तक आप प्रत्येक टॉपिक को प्रॉपरली पूरा खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपका जीएस का स्कोर बदलने वाला नहीं है, ये समझ लो। तो एक तरफ से पढ़ते जाइए, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए, समझ बनाते हुए चलिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलिए, तब जाकर के जीएस का स्कोर अच्छा होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल फिर इस 3 चैप्टर्स की, उत्तर प्रदेश कृषि, उत्तर प्रदेश की मृदा और उत्तर प्रदेश में पशु, इन 3 चैप्टर्स की एक अच्छी प्रश्न संख्या लेकर के आएंगे कल ठीक इसी समय पर, और हम हल पाएंगे इन तीनों चैप्टर्स से किए गए प्रश्न। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।